सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में। आज हम सेकेंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है राजन सीरीज कंप्लीट करा रहे हैं हम, तो सेकेंड पार्ट में चलिए हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और पढ़ते हुए आसानी से चलेंगे, ताकि हमको सारे क्वेश्चंस एग्जाम तक याद रहे। बहुत जरूरी है कि एग्जाम तक अच्छे से जो भी हम पढ़े वो याद रहे, तो इसीलिए आप लोग हर क्वेश्चन को समझते हुए और पढ़ते हुए आगे चलिए। देखिए, यहाँ पर सजग शब्द का पर्याय नहीं है चौकस, सचेत, पहरेदार या फिर सावधान। दोस्तों, सजग का मतलब होता है सजग रहना, मतलब सावधान रहना, चौकस रहना, सचेत रहना मतलब होश में रहना, कहीं कोई भी समस्या है तो आप सजग रहो, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये जो पहरेदार शब्द दिया है, ये सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। दोस्तों, महाकवि यानी कि महान कवि, जब किसी की विशेषण, किसी की विशेषता बताई जाती है, तो जहां पर विशेषण और विशेष्य होता है वहां पर होता है कर्मधारय समास। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को समास चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंशा अल्लाह खां या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सा, इंशा अल्लाह खां। ये इंशा अल्लाह खां की कहानी है, रानी केतकी की कहानी। ये रचना जो है किसकी है? इंशा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो आप दोस्तों प्लीज इसका नाम याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन चूंकि 2017 में पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं हम। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, 2017 में पूछा गया, 18 में नहीं, फिर 19 में पूछा गया, और कोई गारंटी नहीं हो सकता आपके एग्जाम में भी पूछ ले। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को 90% बच्चे गलत कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि जो कवि शब्द है, इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवयित्री। यही लोग गलती कर देते हैं। लोग क्या लिखते हैं, 90% बच्चे यही लिख देते हैं कवयित्री, क्योंकि कवि तो है ही यहाँ पर, बस उसके आगे इत्री लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन द, ऐसे हमको लिखना है कवयित्री। ठीक है, इस तरीके से ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कवयित्री, तो इस तरीके से आप लिखोगे तो बिल्कुल सही आंसर है ये। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, दूसरे राज्यों के टेट में भी कई बार पूछा गया है, तो ये वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से भी बाहर आपके काम आएगा। तो सिलेबस में है तो आपको अच्छे से तो इसको पढ़ना ही है। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छे से एक बार आपने देख लिया तो आपको वैसे भी याद रहेगा। मैंने समझा दिया है कि आपको छोटी ई की मात्रा को भूल जाना जब आप स्त्रीलिंग इसका बनाओगे। कवि का ये व पर जो छोटी ई की मात्रा लगी है इसको आपको हटा देना है, और इसके आगे क्या जोड़ देना है, यित्री। या पर छोटी ई की मात्रा ई और त्र पर बड़ी ई की मात्रा, तो इस तरीके से बन जाएगा कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या फिर भाषा। दोस्तों, वचन किस लिए होता है? वचन क्या करता है? संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताता है, कितने हैं, एक है, दो है, तो संख्या बताने का कार्य करता है वचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वाह। ये क्वेश्चन भी आप देखिए लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? अच्छाई, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक, जाति से तो कोई मतलब ही नहीं है अच्छाई का, मानवता का, बचपन का। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, यहाँ पर व्यक्ति से भी कोई मतलब नहीं है। द्रव्य से तो बिल्कुल नहीं मतलब, यहाँ पर द्रव्य का कोई मतलब है? यहाँ पर कोई भी द्रव्य है? यहाँ पर कोई सोना चांदी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सा, भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा है इसको केवल और केवल आप फील कर सकते हो, ये आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना या फिर थोड़ा? तो ये जो थोड़ा लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है परिमाण। कोई भी चीज क्या है? थोड़ी मात्रा में है, तो मात्रा में है इसलिए ये परिमाण का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है प्रति, प्रत्यय, प्र या फिर प्रत? दोस्तों ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने अभी मुझसे जल्दी पूछा भी था। प्रत्यक्ष में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गलत पूछा है, तो एक बच्चा कंफ्यूज था, उसने पूछा भी था मुझसे। प्रत्यक्ष शब्द में आप देखिए यहाँ पर होना चाहिए उपसर्ग। क्या होना चाहिए? उपसर्ग। पहले तो आप क्वेश्चन को सही कर लीजिए। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रत्यय, प्र या फिर प्रत? दोस्तों प्रत्यक्ष शब्द में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर भी गलत दिया, क्वेश्चन तो गलत दिया ही है, आंसर भी गलत दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन द दिया है बिल्कुल गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन आ, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या रेखा के रूप में? आप सभी को पता है जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, कोई वाक्य कंप्लीट होता है तो उसमें हम लगाते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह, तो वाक्य के अंत में। क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? मित्र, सूचना, उपहार या फिर अध्याय? दोस्तों यहाँ पर पूछा है इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? मित्र, सूचना, उपहार या फिर अध्याय? अगर मैं मित्र की बात करूं तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है, और यहाँ पर उपहार की अगर मैं बात करूं तो उपहार पुल्लिंग शब्द है, अध्याय भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जो ऑप्शन बा है सूचना, सूचना शब्द स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बा को आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 है। चौराहा शब्द में समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? दोस्तों चौराहा यहाँ पर चार राहों का समूह, यानी कि यहाँ पर आप देखिए संख्यावाचक शब्द आ रहा है, और संख्यावाचक शब्द क्या बताता है? संख्यावाचक शब्द कौन सा समास बताता है? द्विगु समास, तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? कोई खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता है, कौन खड़ा है ये अनिश्चित है, ये कुछ पता नहीं है हमें, तो यहाँ पर ये कोई खड़ा है इसमें क्या है? अनिश्चय का बोध हो रहा है। अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, किस प्रकार, कुछ नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? दोस्तों ये कहा गया है प्रेमचंद जी के द्वारा, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये बातें कही गई हैं, ये उनका कथन है, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं संकोच, झिझक, शर्मिला होना या फिर ये सभी? ये सभी बहुत ज्यादा ही बाधक हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्लास में टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो किसी बच्चे को अगर आ रहा है तो भी वो उठता नहीं, क्योंकि अगर उसको ये डर होता है अगर मेरा आंसर गलत हो गया तो सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे, सब कहेंगे इसको तो कुछ आता है, जबकि उसको पता है कि जो मैं आंसर बताने वाला हूँ वो सही है, लेकिन बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो संकोच में है, शर्मा रहा है, उसको झिझक महसूस हो रही है, तो ये सभी क्या है? शिक्षा ग्रहण करने में बाधक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं परिवेशीय विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर, उनके अनुभव पर या फिर उपयुक्त सभी पर बातचीत करके? तो ये सभी राइट आंसर है, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है। बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी, क्रियाकलाप, परिवेश, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी चीजों पर बात कर सकते हैं टीचर बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 69 है। उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की, सुनने की, लिखने की या फिर सभी की? दोस्तों ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है किसकी? अभिव्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 70 है। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है पद्य का, गद्य का, निबंध का या फिर सभी का? दोस्तों इस समय अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो इस समय महत्वपूर्ण स्थान गद्य का ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बा ही होगा।
क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा कविता कहते तो चलते नहीं है, हमेशा निबंध लिखते तो चलते नहीं है। दैनिक जीवन में हम अक्सर क्या यूज करते हैं, गद्य का ही यूज करते हैं। गद्य का मतलब होता है जिसमें लय, छंद, बद्धता इन सब का कोई रोल नहीं होता है। कोई सेंटेंस बनाने के लिए हम उसको गा करके नहीं बोलेंगे किसी को, या फिर जब तक कोई कविता नहीं बनेगी तब तक उसको किसी को हम सुनाएंगे नहीं, इस तरीके से नहीं। जबकि जो पद्य होता है इसमें कविताएं होती हैं, लय और छंद से बद्ध होता है। जो निबंध होता है इसको हम लिखते हैं, तो ये सभी चीजें रोज हम नहीं कर पाते हैं। और जो गद्य होता है ये तो हमें हमारी बोलचाल की भाषा में ही आता है। तो ये इसका क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे दैनिक जीवन में, इसीलिए ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर या फिर तीनों। तो सबसे ज्यादा जो उपयुक्त अवसर होता है बच्चों के उच्चारण को सुधारने में वो होता है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर की शिक्षा बहुत जरूरी है उच्चारण शिक्षण के लिए, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है अभिनय प्रणाली का, गीत प्रणाली का, अर्थबोध प्रणाली का या फिर व्याख्या प्रणाली का। दोस्तों कक्षा 1 से 3 में आप बच्चों को गीत प्रणाली मतलब कोई चीज गा करके भी समझा सकते हो उनको, थोड़ा इस तरीके से कि वो उनको सुनने में अच्छा लगे और वो उसी लैंग्वेज में उस कविता को या उस कहानी को समझ करके उसको याद भी कर लें। तो आप अगर उसको बच्चों को पोएम की तरह कुछ बताओगे, पोएम की तरह गा कर सुनाओगे तो अच्छे से बच्चे उसको समझ लेंगे। और अभिनय प्रणाली, आप किसी की एक्टिंग भी कर सकते हो, आप कोई भी चीज बन सकते हो, उनके जो भी उनके सिलेबस में चीजें दी गई हैं आप वो बन करके एक्टिंग कर सकते हो उनके सामने, आप अभिनय भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आ और ऑप्शन बा दोनों ही सही है। कक्षा 1 से 3 में आप अभिनय प्रणाली का भी सारा किसी का कैरेक्टर आप प्ले कर सकते हो, बच्चे आपको देख के हंसेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी उससे। गीत प्रणाली का भी प्रयोग कर सकते हो, जब आप गीतों का प्रयोग करोगे आप अच्छे से बच्चों को लयबद्ध छंदबद्ध कविताओं को सुनाओगे अच्छे से तो बच्चे उसको याद जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर अगर याद करने की बात हम करें, जैसे बच्चे पोयम जल्दी याद कर लेते हैं, तो इन सब चीजों में गीत प्रणाली ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ब को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। लेकिन ऑप्शन आ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अभिनय प्रणाली भी हम बच्चों के साथ करते हैं कक्षा 1 से 3 में जो बच्चे होते हैं, क्योंकि हमें उनको किसी भी तरीके से विषय को समझाना होता है ताकि बच्चे भूले ना उन चीजों को। तो यहाँ पर गीत प्रणाली अभिनय प्रणाली दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, गीत प्रणाली का ही यूज करते हैं अगर देखा जाए तो दैनिक जीवन में। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ब हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है गीत प्रणाली, शिक्षण प्रणाली, अभिनय प्रणाली या फिर व्यास प्रणाली। दोस्तों कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है, इसमें से क्या गीत प्रणाली या फिर शिक्षण प्रणाली, अभिनय प्रणाली या फिर व्यास प्रणाली। इसमें से आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली क्या है, गीत प्रणाली है कि अभिनय प्रणाली है कि व्यास प्रणाली है या फिर शिक्षण प्रणाली है। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, श, श, श या फिर ह। राइट आंसर है ऑप्शन द तीनों ही, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो तीनों श हैं और ह है ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, श्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित में से व्यंजन के मेल से बना है, श, र, अ से, श, र से, श, र और आ से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो श्र शब्द है ये श और र से मिलकर के बना है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर र के नीचे हलंत नहीं रहेगा, केवल श रहेगा, श के नीचे हलंत और र, श। तो ये राइट आंसर हो गया। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ख का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ या फिर ओष्ठ। मैंने आपको बताया है अभी पिछले वीडियो में कि किस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, कंठ तालु मूर्धादंत, कंठ तालु मूर्धादंत, ये आपको ऐसे याद रखना है। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं, कंठ तालु मूर्धादंत। दोस्तों एक बार फिर से मैं बता दे रही हूं, कंठ तालु मूर्धा और दंत। तो यहाँ पर कंठ में क वर्ग, तालु में च वर्ग, मूर्धा में ट वर्ग और दंत में त वर्ग। तो यहाँ पर पूछा है ख का उच्चारण स्थान, तो ख, क, ख
कंठ में कौन आएगा? क, ख, ग, घ, तो ये क्या हो गया? कंठ हो गया। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। अंगूठी को भी मुद्रा कहते हैं, रुपया को भी कहते हैं, आकृति किस मुद्रा में कौन सा व्यक्ति बैठा है, तो इस तरीके से ये सभी सही है। और ये क्वेश्चन आप देखिए 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अज शब्द का अर्थ है दशरथ के पिता, आज, अजगर या फिर आजीवन। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन अ, दशरथ के पिता का नाम क्या था? दशरथ जी के पिता का नाम अज था, तो ये बिल्कुल सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है कहानी, उपन्यास, निबंध या फिर संस्मरण। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, कहानी है, निबंध है, संस्मरण या उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन अ, कहानी। कहानी एक महत्वपूर्ण विधा है किसकी? गद्य की। गद्य में ही हम कहानियों को लिखते हैं, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं 1, 2, 3 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन द 4। क्वेश्चन नंबर 81 है, कहानी की विधियां मानी जाती हैं 3, 4, 1 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन ब 4। सेम वही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है चित्र विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर कहानी कथन विधि। राइट आंसर है ऑप्शन अ, चित्र विधि। क्वेश्चन नंबर 83 है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन अ, 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 84 है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं एकल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देखिए, जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, इसको भी आपने देखा, इसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों। इसके बाद ऑप्शन सा है, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं विधिवाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। राइट आंसर है ऑप्शन द, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 87 है, जिन वाक्यों में से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या फिर संकेतवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न करने का बोध, मतलब वो व्यक्ति ने क्या किया, उस कार्य को नहीं किया, तो इसमें क्या हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, श्याम स्कूल जाओ वाक्य है, जाओ मतलब यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, मतलब आज्ञा दी जा रही है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो गया, आज्ञावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 89, आहा कितने सुंदर दृश्य हैं, वाक्य किस प्रकार का? मैंने बोला था आपसे, जैसे ही आप इस चिन्ह को देखोगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह को, तुरंत इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयबोधक वाक्य या विस्मयवाचक। तो याद रखिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, वाक्य है विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, मतलब कंफ्यूजन है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, तो ये वाक्य क्या है? संदेहवाचक। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या फिर इच्छावाचक। जिसमें किसी इच्छा या कामना का बोध होता है वो होते हैं इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। राइट आंसर है ऑप्शन अ, प्रश्नोत्तर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 93 है, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति इन सभी चीजों से होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? रचनात्मक, कलात्मक, सृजनात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे अधिक मजबूत होता है सृजनात्मक पक्ष। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मानव अपने भावों को
ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? रमन बिहारी लाल का, हरिदेव बहारी का, राय बर्न का या उपयुक्त सभी का? राइट आंसर है ऑप्शन आ, रमन बिहारी लाल का। क्वेश्चन नंबर 96 है, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता वार्तालाप, भाषण, पत्र लेखन या फिर कविता लेखन। दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप अपने मुख से बोल करके कुछ चीजें बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ और ऑप्शन ब तो समझ में आ रहा है कि हाँ, आप वार्तालाप करेंगे तो भी आप मुख से ही बोलेंगे, भाषण देंगे तो भी मुख से ही देंगे, लेकिन पत्र लेखन और कविता लेखन ये दोनों ही लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन स और ऑप्शन द दोनों ही इसमें राइट आंसर है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ये मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है इसके अंतर्गत काव्य का पढ़ना या कुछ कहानी पढ़ना, टेलीफोन पे आप बात कर रहे हो वो भी मौखिक अभिव्यक्ति है, समाचार कह रहे हैं, जो समाचार कहने वाले एंकर होते हैं वो भी मौखिक अभिव्यक्ति देते हैं, कहानी कहने वाला व्यक्ति भी मौखिक अभिव्यक्ति देता है, भाषण, घटना वर्णन, चुटकुले सुनाना, चित्र का किसी वर्णन करना, कार्यक्रम का संचालन करना या एंकरिंग करना किसी कार्य का, तो ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पत्र लेखन और कविता लेखन ये लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों ही क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन स और ऑप्शन द दोनों ही राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या फिर उपयुक्त सभी। अभिव्यक्ति का उद्देश्य दोस्तों ये सभी होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति में लिखित भी अभिव्यक्ति भी आता है, मौखिक अभिव्यक्ति भी आता है। तो बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। बहुत अच्छा कथन है, और किसके द्वारा कहा गया चलिए देखते हैं, लिम्बार्ड, मैकाले, डॉक्टर सन या फिर रायबर्न। राइट आंसर है ऑप्शन अ, लिम्बार्ड का कथन है ये, और बहुत ही अच्छा कथन है कि बच्चों को आप हमेशा मौखिक अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करिए। बच्चा जितना बोलेगा वो उतना ही सीखेगा, और उसकी जो कल्पना शक्ति है, जो उसका विचार है वो और ब्रॉड रूप लेगा। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति, उनको बोलने की कला सिखाई जाए। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता से, अंत्याक्षरी से, कवि दरबार से या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें साहित्य में रुचि उत्पन्न करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके सेकेंड पार्ट में, हमने सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट किया। अभी थर्ड पार्ट भी हम जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करिए। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए आपके कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोग अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर सकें, अपने सभी विषयों को तैयार कर सकें। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक खुली हुई मिल जाएगी। आप सभी विषयों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और जहाँ कहीं भी डाउट है हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों, आप इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी विषयों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का मतलब है आप जैसे ही उस विषय के प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे आपको उस विषय के सबसे पहले सभी क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस के बाद आपको उस विषय के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद राजन सीरीज, पवन सीरीज, और फिर आपको सॉल्व क्वेश्चंस। इस तरीके से हमने पढ़ाया है कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना, सभी सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार रहे और आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके एग्जाम में। तो एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।